ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस। आर्टिकल 21A करते हैं, छोटा सा आर्टिकल है, इसके अंदर हमारे वही वाले केस आएंगे, हमने पहले भी डिस्कस किए हैं आर्टिकल 21A के अंदर जो आते हैं। इसके अंदर आर्टिकल 21A जो है ना, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था, ये हमें पता ही है। ये कब ऐड हुआ था? 86th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ था, जो आर्टिकल 21A था। तो इससे आने के पहले, जब ये आया, इससे पहले की कुछ छोटी स्टोरी है कि कैसे आया ये। तो हमने केस देखा था, लास्ट क्लास में भी देखा था, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस हमने देखा था। क्या हुआ था इसके अंदर, कोई बताएगा? सर वो कैपिटेशन फी केस वाला इसको बोला जाता है ना, इसके अंदर बोला था राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, बस सर आपने हाँ, इतना ही बताया था। बस ये चीज़ है कि इसके अंदर ये बोला था मोहिनी जैन में कि एजुकेशन जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है और सभी को ये गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी होगी। लेकिन फिर इसके बाद कौन सा केस आया? क्या नाम है केस का? उन्नी कृष्णन। उन्नी कृष्ण। हाँ, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसके अंदर बोला कि हम ये जो राइट टू एजुकेशन है ना, हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम अभी सबको एजुकेशन दे पाए, तो हम 6 to 14 के लिए इसको कंपलसरी करते हैं। तो इसके बाद इसको देखते हुए फिर हमारे लेजिस्लेचर ने क्या किया, अमेंडमेंट करी, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया आर्टिकल 21A को। पहले ये हमें आर्टिकल 45 के अंदर देखने को मिलता था कि भाई ये स्टेट की ड्यूटी है कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है सभी को। तो हमने, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, कि ऐसा होता था कि जैसे अभी हमने बहुत सारी जो डीपीएसपीज रखी हुई है ना, स्टेट की ड्यूटी रखी हुई है, ये हमने क्यों रखी हुई है? क्योंकि अभी ना हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे हम इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि हम सभी को वो फैसिलिटीज एज ए मैटर ऑफ राइट दे पाए। तो एजुकेशन को भी एक टाइम तक हमने ऐसे ही रखा हुआ था। लेकिन 2002 तक हमें ये रियलाइज़ हुआ कि अब हम इतने कैपेबल हैं कि एटलीस्ट 14 ईयर्स तक के बच्चों को एज अ फंडामेंटल राइट के तौर पर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और उनको फ्री एजुकेशन दे सकते हैं। तो इसलिए फिर हमने 2002 के अंदर जब हमें रियलाइज़ हुआ कि हाँ अब हम इस कैपेबल हैं, तो हमने इसको यहाँ से निकाल के, डीपीएसपी से निकाल के फंडामेंटल राइट्स के अंदर रख लिया। तो जब भी हमें ऐसा लगता है कि अब हम इस कैपेबल हैं कि हम ये चीज़ कर सकते हैं और लोगों को एज अ मैटर ऑफ राइट इस चीज़ को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको डीपीएसपी से निकाल के फंडामेंटल राइट्स के अंदर कर देते हैं। मतलब कि चैप्टर 3 से निकाल के, जो पार्ट 3 है उससे निकाल के, सॉरी पार्ट 4 से निकाल के पार्ट 3 के अंदर उसको डाल देते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो आर्टिकल 21A है ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ कि इसको हमने वहां से निकाला और फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाल दिया। इसके अलावा इसके अंदर एक दो केस आते हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं कि आपसे एग्जाम में पूछे जाए। वो कॉमन वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर का एक केस आता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसको छोड़ भी सकते हो। देन इसके बाद आता है हमारे पास कौन सा? आर्टिकल 22। तो कोशिश करेंगे आर्टिकल 22, 23, 24 आज हम कर लें। तो ये तो हो गया 21A, जिसने हमें सिर्फ इतनी सी बात बोली कि जो राइट टू अरे आजा पेन, कि जो राइट टू एजुकेशन है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच अ मैनर एज अ स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन, कि लॉ के थ्रू डिटरमाइन कर सकती है। तो इसके लिए एक लॉ बनाया था हमने, एक मतलब जो हमारी लेजिस्लेचर है उसने एक एक्ट भी पास किया था। उस एक्ट का नाम जानते हो आप में से कोई? नाम जानते हो? एक्ट का नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो 2009 में आके हमने एक्ट बनाया था, जिसके थ्रू हमने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया लेजिस्लेचर के थ्रू। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो ये चीज़ है हमारी आर्टिकल 21A की। तो यहाँ पे लॉ बनाया जा सकता है, और ये लॉ हमने बनाया था 2009 के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल 22 के ऊपर। पीछे का रिवाइज कर रहे हो? पीछे के आर्टिकल्स पढ़ रहे हो ना? यस सर। यस सर। अब एक एक करके ना मैं आप लोगों से धीरे धीरे आर्टिकल समझूंगा। मतलब आर्टिकल 12, अच्छा कोई अभी समझा सकता है आर्टिकल 12 इन डिटेल? यस सर। चलो ठीक है, एक काम करना, मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले एक आपको केस देता हूँ ना, तो एक आर्टिकल भी सबको एक एक दे देता हूँ। जैसे अभी आर्टिकल 12 जो वासवी, आप बताना कल की क्लास में जो नेक्स्ट होगी। 13 शशिकला आप बताना। 14 नलिन बता पाओगे? बड़ा है आर्टिकल 14। सर कोई नहीं, आई विल ट्राई सर। पढ़ ठीक है। तो लूंगा। आर्टिकल 15 खुशी आप बताना, ठीक है? तो 12 वासवी बताएगी, 13 शशिकला आप बताना, 14 नलिन बताएगा और 15 खुशी बताएगी। ठीक है। अब हम आते ओके हैं सर। आर्टिकल 22 के ऊपर।
अब इसके अंदर अब यहाँ से ना आपका थोड़ा कम हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, केसेस भी बहुत कम है इन सारे आर्टिकल्स के अंदर, तो इतने केसेस कुछ याद नहीं करने पड़ेंगे। मेन केसेस 3 आर्टिकल्स में याद करने पड़ते हैं, 14, 19 और 21 के अंदर, और इनमें से आपके केसेस के नाम बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम के अंदर, मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो पूछता है कि कौन से केस में क्या हेल्ड हुआ, तो जितने केसेस याद होंगे उतना अच्छा है उन तीनों आर्टिकल के लिए। तो अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, अब यहाँ पे ना इसने हमें क्या किया, प्रोटेक्शन दिया है किस चीज़ के लिए, अरेस्ट के अगेंस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट सर्टेन केसेस में। अब यहाँ पे ये जो प्रोटेक्शन हमें मिल रही है ना, ये दो तरीके की प्रोटेक्शन हमें मिल रही है। हमें देखो अरेस्ट करने का ना दो तरीका यहाँ से निकल के आते हैं हमारे सामने, कि अगर कोई अरेस्ट करेगा ना आपको, तो दो तरीके से अरेस्ट करता है। एक होता है प्यूनिटिव अरेस्ट और दूसरा होता है प्रिवेंटिव अरेस्ट। एक होता है प्यूनिटिव और दूसरा कौन सा होता है, प्रिवेंटिव। प्यूनिटिव के अंदर क्या होता है, जब आप सजा कर देते हो, जब आपने ऑफेंस कमिट कर दिया, आपके ऊपर ट्रायल चलेगा एंड देन आपको एज अ पनिशमेंट आपको सजा मिलेगी और आपको डिटेन किया जाएगा जेल के अंदर। लेकिन प्रिवेंटिव के अंदर क्या होता है, प्रिवेंटिव के अंदर अभी आपने ऑफेंस कमिट नहीं किया है, ऑफेंस नहीं किया, हमें ऐसा लग रहा है कि अभी आप ऑफेंस करोगे, तो वो ऑफेंस आप ना करो, उसके लिए हम आपको पहले ही डिटेन कर सकते हैं, पहले ही बंद करके रख सकते हैं जेल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव। तो इसने ना दोनों के ही राइट बताए हैं कि अगर प्यूनिटिव डिटेंशन की जाएगी तो उसमें क्या होगा और प्रिवेंटिव की जाएगी तो उसमें क्या होगा। जो प्रिवेंटिव हम सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 154 से आप पढ़ते हो ना आगे की, वो प्रिवेंटिव वाली बात के बारे में बात करती है, लेकिन जो आप ये पढ़ते हो 151, 150, ये सारे जो सेक्शंस पढ़ते हो वो प्रिवेंटिव के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हमें ऐसा लग रहा होता है कि आप कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस डिजाइन कर रहे हो इन सेक्शंस के अंदर, जो सीआरपीसी के अंदर देखते हैं, तो वो प्रिवेंटिव की बात करती है। लेकिन जो ये हो जाता है ना कि आपने ऑफेंस कर दिया, आप चार्जशीट फाइल होगी, फिर आपको रखा जाएगा, 167 पढ़ते हो, 57 सेक्शन पढ़ते हो सिर्फ, तो वो सारी चीज़ें किससे रिलेटेड है, प्यूनिटिव से रिलेटेड है, कि अब आपने ऑफेंस कर दिया है उसके बाद की बातें हो रही है। और ये जो है ये ऑफेंस होने से पहले की है, जो 106, सॉरी 107, 8, ये सब पढ़ते हो, ये सब ऑफेंस होने से पहले की है, कि आप ऑफेंस कमिट ना करो, ये प्रिवेंट करने के लिए बनाए गए हैं। अब ये जो आपको ये प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव है ना, ये वाला कंसेप्ट सिर्फ इंडिया में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, चाहे आप अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, चाहे आप इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, कहीं का भी कुछ भी पढ़ो, आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन का कंसेप्ट किसी भी कंट्री के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ये हमने सिर्फ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कंसेप्ट देखने को मिलता है। अब ये जो आर्टिकल 22 है, इसके अंदर 7 क्लॉज हैं, जो कि पहले जो पहला पहला और दूसरा क्लॉज जो है, ये हमारा प्यूनिटिव के बारे में बात करेगा, और बाकी जो आगे के हैं 3rd से लेके 7 तक, वो सारे प्रिवेंटिव के बारे में बात करेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड सिर्फ आपको इतना सा बोल देता है, जैसे जो हम राइट पढ़ते हैं ना, कि जब आपको अरेस्ट किया जाएगा तो आपको ग्राउंड्स बताए जाएंगे, आपको आपके चॉइस का एडवोकेट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको मतलब लीगल प्रैक्टिशनर से मिलने दिया जाएगा, और आपको 24 आवर्स के अंदर कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, जज के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, और आपको ग्राउंड्स बताए जाएंगे कि क्यों आपको डिटेन किया गया। तो ये बातें इसके अंदर बोली गई है सिर्फ। देखो क्या क्या बोलता है, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शेल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी। अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एज सून एज मे बी, कि आप जितनी जल्द हो सके उसको बताओ कि उसको क्यों आप डिटेन कर रहे हो, क्यों आपने उसको पकड़ा है, ऑफ द ग्राउंड ऑफ सच अरेस्ट, कि क्यों पकड़ा है, कि भी मैंने कौन सा ऑफेंस कर दिया जो आप मुझे पकड़ रहे हो, तो उसको जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी आप उसको उसके ग्राउंड्स के बारे में बताओगे। नॉर शेल ही बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू डिफेंड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज डिफेंस। और यहाँ पे आप साथ साथ क्या करोगे, उसको क्या राइट दे रहे हो, कि आप उसको कंसल्ट करने का राइट दे रहे हो, कि उसको एक लीगल प्रैक्टिशनर से, जब आपने उसको अरेस्ट किया, वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर से मिल सकता है, तो उसके पास ये राइट है। आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 उसको ये राइट देता है। तो ये जो सीआरपीसी में आप चीजें देख रहे हो ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकली हुई है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होती, आप सीआरपीसी के अंदर उनको प्रिवेल नहीं कर पाते। सीआरपीसी हालांकि जब ओरिजिनली वाला जो था वो पुराना ही है कॉन्स्टिट्यूशन से, वो तो बाद में हमने अमेंड करके 1973 का लेके आए, बट ओरिजिनली भी आपको सीआरपीसी में चीजें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बोला है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम लॉज के अंदर भी ये चीज़ें देखते हैं। तो ये आपका फंडामेंटल राइट है कि अगर कोई किसी को अरेस्ट कर रहा है ना, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको बताया जाए, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाए कि है क्या, आपको ग्राउंड्स बताया जाए कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, मुझे बताओ कि क्यों अरेस्ट कर रहे हो, मेरे को मेरे लीगल कंसल्टेंट से मिलने का राइट है। इसी तरीके से ये सेकंड वाला क्या बोल रहा है, एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन पीरियड ऑफ 24 आवर्स। और दूसरी चीज़ की मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर आप मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करो। उसके अंदर वो जो वही सीआरपीसी में पढ़ते हैं ना, कि जो लाने ले जाने का टाइम होता है वो एक्सक्लूड कर देते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है।
ठीक है, तो उससे ज़्यादा का टाइम आपने नहीं लगाना। इन दोनों के अंदर यही बात बोली गई है हमें। तो यहाँ पे मतलब 4 बातें निकल के आती हैं, जो अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। पहली बात क्या निकल के आती है कि आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट पता होने चाहिए, और वो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आपको कैसे बताने हैं, एज सून एज मे बी पॉसिबल, मतलब आपको जितनी जल्द से जल्द हो सके उतनी जल्दी बताने हैं। अगर मान लो आपको नहीं बताए तो वहां पे क्या करना है, अगर जैसे पुलिस आपको नहीं बता पा रही, तो जब वो ये चीज रखेगी कि भाई हमने इसको ग्राउंड्स नहीं बताए थे और हम इसको डिले हो गए बताने के लिए ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, तो वहां पे उनके पास क्या होने चाहिए, रीजनेबल सरकमस्टांसिस होने चाहिए उनके पास, जिसके थ्रू वो जस्टिफाई कर सके कि हम इसलिए इसको ये ग्राउंड नहीं बता पाए। क्या होने चाहिए, रीजनेबल सरकमस्टांसिस होने चाहिए। अगर रीजनेबल सरकमस्टांसिस नहीं है तो फिर वहां पे हम ये नहीं मानेंगे कि आपने उनको अरेस्ट जो है सही तरीके से बताया। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे मान लो कि ये क्वेश्चन राइज होता है, जैसे मान लो मैं आपको आपके अरेस्ट का रीजन नहीं बता रहा कि मैं आपको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया है। अब इस ग्राउंड पे जाके मैं आपको बेल दे दूं, तो ये कोई मतलब अगर मान लो कि मैं इस ग्राउंड पे जाके आपको बेल दे दूं कि आपको मैं अरेस्ट के रीजन नहीं बता रहा इसलिए आप बेल ले लो, तो ये बेल लेने का कोई ग्राउंड नहीं बन जाता। या मैंने आपको बेल दे दी इसलिए मैं आपको अरेस्ट ऑफ ग्राउंड्स नहीं बता रहा, तो ये भी कोई मतलब नहीं बनता। आपको तब भी रीजन बताना ही बताना होगा। ये चीज बोली गई थी एक केस के अंदर, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस शोभा राम, 1966 का केस है। पर्टिकुलरली एक लाइन बोली थी इसके अंदर, दिस राइट ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इज नॉट डिस्पेंस्ड विद बाय ऑफरिंग टू मेक बेल टू द अरेस्टेड पर्सन, कि मैं आपको बेल दे रहा हूँ आप क्या करोगे ग्राउंड जान के, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ कि मैं आपको बेल दे दूंगा तो आपको ग्राउंड जानने की जरूरत नहीं है। आपको ग्राउंड्स भी बताने पड़ेंगे, सिर्फ बेल दे रहे हो इसलिए आपको ग्राउंड्स नहीं बताने, ये बात जो है सही नहीं है। तो इसके तो ऊपर केस क्या है? स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस शोभा राम, 1966 का केस है। फिर दूसरी बात क्या आ जाती है कि मेरे पास क्या राइट है कि मैं अपने जो चॉइस का लॉयर है उससे कंसल्ट कर सकूं और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूं उसके थ्रू। तो ये चीज़ आपको अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलेगी कि मैं अपनी चॉइस के लॉयर को कंसल्ट कर सकता हूँ, उससे मिल सकता हूँ, उसको एम्प्लॉय कर सकता हूँ। और ये चीज़ इंडिया में भी देखने को मिलेगी। लेकिन ना, ये जो इंटरप्रिटेशन थी अपने लॉयर से मिलने की, कंसल्ट करने की, जब मेनका गांधी केस आया था उससे पहले ये कंडीशन नहीं थी। अब क्या होता है कि ये जो लॉयर होता है ना, लॉयर आपको मिलना, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, स्टेट बाउंड होती है, कोर्ट बाउंड होता है कि आपको एक लॉयर प्रोवाइड करेगा आपकी असिस्टेंस के अंदर। पहले क्या होता था मेनका गांधी केस से पहले, कि अगर आप रिक्वेस्ट करोगे कोर्ट से कि मुझे लॉयर दिलवाया जाए तो आपको लॉयर मिलता था। अभी क्या है कि अगर किसी के पास लॉयर नहीं है तो आपको कोर्ट से रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब कोर्ट क्या है, बाउंड है, वो आपको लॉयर प्रोवाइड करेगा ही करेगा। कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो आपको लॉयर प्रोवाइड करे। तो ये जो सिचुएशन है मेनका गांधी केस के बाद चेंज हुई थी, ये जो इंटरप्रिटेशन थी इस चीज की। ठीक है। और वही वाला जो केस मैंने आपको एक लास्ट क्लास में भी बताया था कि फ्री लीगल एड वाला, कि आपको जो एडवोकेट है वो फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा अगर आप कुछ कंडीशंस पूरी कर देते हो, आप पुअर्टी के अंदर आते हो, इंडिजेंट पर्सन हो, या इस तरह की कोई सिचुएशन है आपकी, तो आपको फ्री लीगल एड मिलेगी। एक केस का नाम बताया था, याद है केस का नाम, फ्री लीगल एड का बताया था मैंने। हॉस्कोट। हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वाला केस था कौन सा? सर, कुछ हॉस्कोट वर्सेस महाराष्ट्र सर वाला केस एमएच था। हॉस्कोट। अच्छा, और एक हुसैन आरा खातून वाला भी बताया था। सर स्पीडी ट्रायल के लिए, हाँ। हाँ सर। तो इस केस में भी यही चीज थी, हुसैन खातून वाले में, हुसैन खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी ऑफ बिहार, स्टेट ऑफ बिहार। इसमें भी यही चीज थी कि अगर आप कुछ कंडीशंस पूरी करते हो, जैसे आप गरीब हो या इंडिजेंट पर्सन हो या ऐसी कोई भी चीज़ है, तो आपको फिर फ्री लीगल एड मिलेगी। तो इसके लिए फिर अलग से एक्ट भी, लेजिस्लेचर भी बने हुए हैं जिसके अंदर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट देखोगे, अलग अलग स्टेट के अंदर लीगल सर्विस देखने को मिलेगी, वो फ्री में आपको एडवोकेट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपकी कुछ कंडीशंस होती हैं उसी एक्ट के अंदर दे रखी है कि अगर ये सिचुएशन होगी तो आपको फ्री में दिया जाएगा। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ आती है कि क्या आपके पास ये राइट अवेलेबल होता है लॉयर के थ्रू रिप्रेजेंट करने का, जब आपको 164 की स्टेटमेंट ली जा रही है, जैसे सीआरपीसी में 164 की स्टेटमेंट ली जाती है, या 161, तो इसके तो जरूरत नहीं होती, जो एक्यूज होता है उसकी तो स्टेटमेंट नहीं ली जाती, या फिर या कुछ भी हो रहा है, मतलब कि मजिस्ट्रेट अपीयर होने से पहले कुछ भी हो रहा है, तो क्या उस वक्त भी आपको एडवोकेट प्रोवाइड कराना जरूरी है? तो ये चीज़ है कि ये नेसेसरी नहीं होता। यहाँ पे बोला गया कि जब आपकी फर्स्ट अपीयरेंस हो रही है कोर्ट के सामने, उस वक्त मजिस्ट्रेट आपको जो एडवोकेट है वो प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, जो सेक्शन 304 भी पढ़ते हैं सीआरपीसी का, कि कोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा कंपलसरी
एडवोकेट प्रोवाइड करेगा। तो फर्स्ट अपीयरेंस क्या होता है कि आप पहली बार अपीयर होगे तो वहाँ पे फिर आपको कोर्ट जो है फिर वो आपको एडवोकेट प्रोवाइड कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि उससे पहले ही कुछ भी हो आपके पास एडवोकेट होना ही होना चाहिए, नहीं है तो आपकी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। फर्स्ट अपीयरेंस मैटर करती है कि आप जब मजिस्ट्रेट के सामने पहली बार अपीयर हुए वहाँ से फिर आपको जो एडवोकेट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब यहाँ पे एक और इसी तरीके का केस आता है, जैसे हमने एक वो देहरादून वाला केस देखा था ना कि देहरादून बार काउंसिल ने वो कर दिया था सैटरडे को कि भाई हम कोर्ट में डेट ही नहीं डालेंगे। वो 35 साल तक उन्होंने अपना वही करते रहे थे, यस। प्रोटेस्ट करते रहे थे। तो एक इसी तरीके का केस है, ये तमिलनाडु का है, एएस मोहम्मद रफ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। एएस मोहम्मद रफ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसके अंदर क्या था कि ना जो जो वहाँ का बार काउंसिल था ना कम्पितौर जगह का, वो क्या कर रहा था, कोई पर्टिकुलर एक क्रिमिनल होगा, मतलब वो पुलिस वाला था, उसको एडवोकेट की ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये सारे बार काउंसिल ने, जो भी वहाँ का बार काउंसिल था, उन्होंने मना कर दिया, जितनी भी बार एसोसिएशंस थी, कि हम इस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कोई भी हमारे यहाँ से एडवोकेट इसको नहीं मिलेगा जो इसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस चल रहा है उसके लिए। तो फिर ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट गई कि इस तरीके से मना किया जा रहा है कि वहाँ पे कोई भी जो बेंच है वो, सॉरी, जो कोई भी काम एसोसिएशन है वो एडवोकेट प्रोवाइड नहीं होने दे रही उस पर्टिकुलर पर्सन को। तो फिर ये जो केस था 2 जजेस बेंच के पास गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर जस्टिस मार्कंडे काटजू और जस्टिस ज्ञान सुन मिश्रा थी। तो उन्होंने ये हेल्ड किया कि ये जो रेजोल्यूशन है, जो अलग अलग बार एसोसिएशन इस तरीके का रेजोल्यूशन निकाल रही हैं, तो ये जो एक तरीके से प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है। अब कोई भी व्यक्ति हो हमारी कंट्री में, चाहे हमको पता है कि उसने वो क्राइम किया है या नहीं किया है, कोई भी चीज़ है, आप उसको मना नहीं कर सकते कि आप उसको अपनी एडवोकेसी की सर्विस नहीं दोगे, आप उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। ये आपके प्रोफेशनल एथिक्स के भी अगेंस्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है। अब वो पुलिसमैन है तो आप उसको इसलिए मना कर रहे हो, आपकी अगर उससे कोई अपनी पर्सनल वो प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप उसको मना नहीं करोगे। अब चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो सस्पेक्टेड टेररिस्ट हो, चाहे सस्पेक्टेड रेपिस्ट हो, सस्पेक्टेड मास मर्डरर हो, आपको उसको मना नहीं करना है। ये चीज़ पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट ने बोली। और जितने भी फिर ये ऑर्डर किया कि इस तरीके से कोई भी बार एसोसिएशन मना नहीं करेगा, और जितने भी बार काउंसिल्स हैं स्टेट के थ्रू, ये सभी बार काउंसिल में फैला दो, और अगर कोई करेगा तो फिर उनके आगे सेक्शन लिया जाएगा, और जो भी एडवोकेट अपने हिसाब से अगर कोई भी इनका केस लेना चाहता है तो वो ले सकता है। तो ये चीज़ इस केस के अंदर हेल्ड हुई थी। तो इसको हम आर्टिकल 22 में ही पढ़ लेते हैं यहीं पे कि जो ये राइट है ये सबका राइट है। आर्टिकल 21 में भी आ जाती है ये बात, और आर्टिकल 22 में भी आई जाती है कि ये प्रोफेशनल सर्विसेज देने से मना नहीं करना होता किसी भी एडवोकेट को। ठीक है, देन सिंपल सी बात ये है, दूसरी जो तीसरी बात आती है कि हमें विद इन 24 आवर्स जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस होना होगा, इसमें तो कुछ है नहीं। देन फिर जो डिटेंशन है वो 24 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर रहा है कि आपको अब आगे डिटेन करना है तो फिर वहाँ पे डिटेन किया जा सकता है, अदरवाइज आपको 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे ना एक केस आ जाता है, उस केस के अंदर ये था कि उसको डिटेन नहीं किया जा रहा था, लेकिन वर्ड अरेस्ट एंड डिटेंशन यूज़ किया जा रहा था। जैसे कि ये बंगाल सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट था, उसके अंदर एक गर्ल को बचाया गया था ब्रोथल हाउस से, और फिर उसको वहाँ से रिमूव किया गया था। तो अब यहाँ पे जब उसको रिमूव किया गया तो इसके लिए कि भाई उसको 24 घंटे से ज़्यादा लगे वहाँ से रिमूव करने में, पुलिस ने अपने पास रखा, तो इस चीज़ को हम अरेस्ट एंड डिटेंशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने उसको अरेस्ट किया ही नहीं, तो आप उसको डिटेन कैसे करोगे। तो यहाँ पे ये वर्ड यूज़ करना गलत हो जाएगा ऐसी सिचुएशंस के अंदर, ये चीज़ बोली। राज बहादुर सिंह वर्सेस लीगल रिम्ब्रेंस है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए इस तरीके की चीज़ होती है। अब फिर यहाँ से हमारी एक्सेप्शन शुरू हो जाती है, जो कि आर्टिकल 3 से आती है कि कब आप मतलब कि इन सिचुएशंस के बिना भी आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो। 1 मिनट में चार्जिंग पे लगा लूँ, 1 सेकेंड। ठीक है, तो नथिंग इन क्लॉज 1 एंड 2 शैल अप्लाई टू, किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहली बात तो एलियन एनिमी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जो आर्टिकल 22 है ना, वो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को मिल रहा है, नॉन सिटीजन के ऊपर भी एप्लीकेबल है। लेकिन अगर वो व्यक्ति हमारा एलियन एनिमी है, यानी कि जैसे कि पाकिस्तान से कोई व्यक्ति हो गया जो कि हमारा एलियन एनिमी है, जिससे हमारी लड़ाई चलती है, उसके लिए
जो दोनों क्लॉजेज हैं 1 और 2 की, हम उसको ग्राउंड्स बताएं, उसको एडवोकेट प्रोवाइड करें, ये सारी चीज़ें उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगी। ठीक है। और दूसरा, अगर किसी को हमने प्रिवेंटिव डिटेन किया है तो वहाँ पे भी उसके लिए ये दोनों चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो अगर आपको नॉर्मली आप कोई ऑफेंस कर रहे हो, एक तरीके से प्यूनिटिव के लिए हो गया, ये सारी चीज़ें प्यूनिटिव के लिए हो गई जो हमने पढ़ी ना फर्स्ट और सेकंड के लिए। अगर आप प्यूनिटिव अरेस्ट हो रहे हो तो होगा, प्रिवेंटिव अरेस्ट किया जा रहा है तो फिर ये चीज़ नहीं होगी प्रिवेंटिव अरेस्ट की सिचुएशन में। अभी यहाँ पे बताया गया कि प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो प्रिवेंटिव अरेस्ट ये तो हमें समझ आ गया कि होता क्या है। अब प्रिवेंटिव अरेस्ट के अंदर क्या होता है कि हम ना किसी भी व्यक्ति को किसी का भी प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। अगर हमें ऐसी सिचुएशन लगती है उसके लिए हम लॉ बनाएंगे और उस लॉ के हिसाब से हम उसका प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। और वो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है ना, वो मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए होगा। ये जो पीरियड है ना 3 मंथ्स का, ये 2 मंथ्स का कर दिया गया था 44 अमेंडमेंट के अंदर। लेकिन वो 44th अमेंडमेंट की ये जो अमेंडमेंट थी इस बात की, वो अभी तक एप्लीकेबल हुई नहीं है आज तक हमारे ऊपर। तो अभी भी ये जो टाइम पीरियड है 3 मंथ्स का ही चल रहा है। तो अभी भी अगर आपसे पूछेगा तो आपको 3 मंथ्स ही करना है। फिर इसके बाद बताया कि इसके लिए हमें एडवाइजरी बोर्ड बनाना होगा। अगर ये जो टाइम है 3 महीने से ज़्यादा के लिए अगर हमें किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन करना है ना, तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना होगा जिसके अंदर कौन होंगे, क्वालिफाइड पर्सन्स होंगे। और वो कौन होंगे, जजेस होंगे हाई कोर्ट के, मतलब या तो रहे हों वो जजेस या फिर अभी जजेस हों। और इसके अंदर भी एडवाइजरी बोर्ड के लिए भी अमेंडमेंट किया गया था 44 के अंदर ही, लेकिन वो भी अभी हमारे पर एप्लीकेबल नहीं है। उसके अंदर चीफ जस्टिस बोल दिए थे हाई कोर्ट के, वो भी अभी तक एप्लीकेबल हुआ नहीं है। तो अभी भी यही बात चलती है हमारे लिए। तो वो एडवाइजरी बोर्ड बनेगी और वो जो है इस 3 महीने से ज़्यादा जो इस टाइम को एक्सटेंड कर सकती है सफिशिएंट कॉज देके। लेकिन वो जो टाइम पीरियड है वो इंडिफिनाइट पीरियड के लिए नहीं होगा कि इन्फिनाइट पीरियड के लिए नहीं होगा कि मैं हमेशा के लिए ऑर्डर करता हूँ कि इसको डिटेन कर लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ के लिए मना किया गया। अब देखो, ये हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की, तो इसके लिए हम अलग अलग लॉज बना सकते हैं। ठीक है, लॉज के थ्रू हम प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हैं। तो अलग अलग टाइम पे ना अलग अलग लॉज आए हैं। अब वो लॉज हमें देखने हैं कौन कौन से आए हैं, उसमें से छोटे मोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और उनका बहुत मिसयूज हुआ है अलग अलग टाइम पे। अभी भी यूपीए के नाम से चलता है, एक एक्ट चलता है जिसके थ्रू कर लिया जाता है डिटेन। सबसे पहला जो एक्ट आया था ना, वो आया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। सबसे पहला जो एक्ट आया था वो आया था द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। ये टेम्पररी बनाया गया था और 26 फरवरी 1950 को ये पावर के अंदर आया था। तो इसके थ्रू यही था कि हम किसी को अरेस्ट कर लेते थे, मतलब डिटेन कर लेते थे। अगर हमें ऐसा लगता था कि हमारे को कोई प्रॉब्लम है उसके थ्रू, मतलब हमारी फॉरेन पावर्स या कोई सिक्योरिटी ऑफ इंडिया या कोई मेंटेनेंस के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, तो हम उसको डिटेन कर सकते थे इस एक्ट के हिसाब से। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हमने पावर दे रखी थी। तो ये जो एक्ट था ना, हमने इसको एनफोर्समेंट के लिए लेके आए थे सिर्फ 1 अप्रैल 1951 तक के लिए। लेकिन क्या हुआ कि हमने इसको एक्सटेंड कर करके 31 दिसंबर 1969 तक ले गए। इसको हर साल एक्सटेंड कर देते थे और 31 दिसंबर 1969 तक हमने इसको चलाया, इसी एक्ट को, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को। फिर ये 69 तक चला, 50 में आया, 26 फरवरी 1950 को आया और 1969 तक ये एक्ट किया। और इसी के थ्रू हम प्रिवेंटिव डिटेंशन करते थे। सारी चीजें इसके अंदर बता रखी थी कि क्या प्रोसीजर होगा। देन उसके बाद आया मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये कौन से ईयर का है, 1971 का है ये, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए ही बनाया गया था। और इसके बाद जब ये जो पिछले वाला एक्ट है ये हटा, उसके बाद ये बनाया गया। और ये ना मेनली इंदिरा गांधी के टाइम पे बनाया गया था और ये बड़े गलत तरीके से यूज होता था। इसके अंदर जितने अपोजिशन के इलेक्शन होते थे ना, अपोजिशन के लीडर को 3 महीने पहले जेल में डाल दिया। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन चल रहा है उनका, तो वो इलेक्शन में बाहर निकलेंगे नहीं, वो इलेक्शन जीतेंगे नहीं। तो इन एक्ट्स का, प्रिवेंटिव डिटेंशन के जितने एक्ट आए ना, मोस्टली इनका मिसयूज बहुत ज्यादा हुआ है। अभी इस तरीके के आगे और भी एक्ट आएंगे। तो 1971 में आया, ज़्यादा चला नहीं। और 2 साल के बाद ये भी खत्म हो गया। 2 साल ही, 2-3 साल चला, नहीं 2 साल नहीं, ये आया था इसके 2 साल बाद। और ये चला था काफी सालों तक, 1978 तक चला था। सॉरी, मैंने 2 साल बोल दिया। इसके 2 साल बाद आया था और चला ये 7 साल तक था, 1978 तक चला था। फिर इसको भी खत्म कर दिया गया था, मीसा एक्ट को। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड एक्ट हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, वासवी आपको समझ आ रहा है?
हाँ जी सर। ठीक है, फिर तीसरा एक्ट आया हमारा प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। बहुत बड़ा नाम है इसका, तो आप लिख लो इसको। प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980। प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980। तो मीसा 1978 के अंदर खत्म हुआ, ये 1980 के अंदर आ गया, मतलब उसके 2 साल बाद ही ये आ गया। और इसके अंदर भी यही चीज़ हम करते थे, इसका भी वही डिटेंशन करते थे लोगों तो की। सब ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980। फिर इस एक्ट का भी इसी तरीके से यूज होता था, तो ये भी फिर कुछ टाइम बाद खत्म हो गया, ज़्यादा टाइम रहा नहीं। फिर चौथा एक्ट आया हमारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और ये आया था 1982 के अंदर। तो इसके अंदर पहले ना, जब ये आया था तो 1980 में ही आ गया था जो ये था नेशनल सिक्योरिटी ना, लेकिन ये एक्ट के थ्रू नहीं आया था, ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था ओरिजिनली। एक ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था, फिर बाद में वही इसको रिप्लेस करके एक्ट के थ्रू बना दिया था। प्रेसिडेंट ने पहले एक ऑर्डिनेंस पास किया था, उसके थ्रू आया था, और बाद में फिर ये इस तरीके से आ गया था। और फिर इसका एक फेमस केस आता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का, जिसको हम NSA केस भी बोलते हैं। NSA केस, AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अंदर बस इतना था कि ये वाला जो एक्ट है ना, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को अपहेल्ड किया था कि हाँ ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एक्ट है, कि इसके अंदर जो चीज़ें दी गई है आर्टिकल 22 को वायलेट नहीं कर रही, या और किसी एक्ट को और किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रही, और ये बिल्कुल सही है। बस ये चीज़ हुई थी AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर। फिर एक और एक्ट आया, पांचवा एक्ट आया, उसका 1987 के अंदर आया था, उसका नाम था टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसको टाड़ा बोलते हैं इन शॉर्ट, जो संजय दत्त पे भी लगा था। बट वो इसके अंदर हुआ नहीं था प्रूफ कि वो टेररिस्ट है, हट गया था उसके ऊपर ये। टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1987, टाड़ा, इन शॉर्ट टाड़ा बोलते हैं उसको। तो इसके अंदर यही होता था कि प्राइमरीली इसका पर्पस यही था कि अगर टेररिज्म की वो स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं, उसके अंदर हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लेंगे और उसके अंदर सजा देंगे। तो मतलब काफ़ी इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ था इस एक्ट का। बहुत सारे रीजन्स ऑफ इंडिया के अंदर, जैसे पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, ऐसे अलग अलग रीजन्स के अंदर अलग अलग तरीके से बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, और बाद में फिर इसको ख़त्म कर दिया था। और इसके अंदर जो चीज़ें थी वो कई चीज़ें सही भी नहीं थी, लेकिन जो भी है उसके बाद ये ख़त्म हो गया था। तो इस तरीके के हमारे कई एक्ट आए, और अभी करंट में भी चल रहे हैं। तो करंट वाला आप मुझे ढूंढ के बताना कि अभी कौन सा चल रहा है, आपको आराम से मिल जाएगा, सर्च करोगे ना। तो ये वाला काम वासवी आप बताना, ठीक है? ठीक है सर। सर अभी करंट एक्ट ना? हाँ जी, अभी कौन सा चल रहा है। फिर इसके बाद ये जितने भी जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है, इसके लिए सेफ गार्ड दिया गया हमें आगे ही। इसी के अंदर हमें आर्टिकल 4 से लेके मतलब जो 7 तक है, इसका सेफ गार्ड दिया गया कि हमें कैसे ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन अगर किसी की दी करी जा रही है तो उससे कैसे सेव किया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो एक एडवाइजरी बोर्ड बना दिया गया, ये भी एडवाइजरी बोर्ड करेगा। 3 महीने से ज़्यादा आप किसी को रख रहे हो तो वो एडवाइजरी बोर्ड डिसाइड करेगा कि किस तरीके से किसी को रखना है। दूसरी बात कि जो हम आगे देखेंगे यहाँ पे, कि उसको कम्युनिकेट किया जाएगा कि क्यों उसको डिटेन किया जा रहा है। कम्युनिकेट टू सच पर्सन द ग्राउंड्स ऑन विच द ऑर्डर हैज़ बीन मेड, कि ये वाले जो ऑर्डर है वो क्यों किए जा रहे हैं। लेकिन ये जो 6th क्लॉज है ना, इसने इसका इफेक्ट खत्म कर दिया। इसने बोला कि जहाँ पे हमें ऐसा लगेगा, रेफर टू दैट क्लॉज टू डिस्क्लोज द फैक्ट विच सच अथॉरिटी कंसीडर अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट टू डिस्क्लोज, कि जहाँ पे हमें ऐसा लगेगा कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है इसको ये ग्राउंड्स बताना, तो वहाँ पे हम इसको ग्राउंड्स नहीं बताएंगे, एक तरीके से कैंसिल कर देता है। तो ज़्यादातर यही बोल दिया जाएगा कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है और उसको ग्राउंड्स नहीं बताए जाएंगे। लेकिन फिर भी ये सेफ गार्ड करने का तरीका है कि कैसे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन का मिसयूज़ ना होने दें। एक तो एडवाइजरी बोर्ड हो गया आपका,
दूसरा हम उसको ग्राउंड्स बता रहे हैं कि आपको क्यों किया जा रहा है। देन एक जो जिसको डिटेन किया जा रहा है ना, उसको हम राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप अपने रीजंस मतलब आप अपने आप को बता सकते हो कि आपको क्यों प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं किया जाना चाहिए, मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट दैट ऑर्डर। तो उसको हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम ये एक राइट दे रहे हैं कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओ, कि आप बता पाओगे क्यों आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये तीन एक तरीके से आप बोल सकते हो हमने इन दो क्लॉजेस के अंदर उसको इन वाले दो के अंदर, 4 के ए में और ये 5 के अंदर हमने उसको क्या दिए हैं, सेफ गार्ड दिए हैं कि आप कैसे आपको सेव किया जाएगा इसके थ्रू, कि क्यों मतलब कि आपको कैसे बचाया जाएगा कि इसका मिसयूज ना हो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, फिर हमारा आता है आगे 7th जो आता है इसका क्लॉज, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रेस्क्राइब। अब पार्लियामेंट को लॉ बनाने की पावर दी गई है, लॉ के द्वारा क्या प्रेस्क्राइब कर सकता है, द सर्कमस्टांसेस अंडर विच and the class or classes of cases which a person may be detained for a period longer than 3 months। तो अब यहाँ पे लॉ के थ्रू हम बता सकते हैं कि 3 महीने से ज्यादा कब हम किसी को डिटेन कर सकते हैं, 3 मंथ से ज्यादा का टाइम कब हम कर सकते हैं। तो जितने हम एक्ट देख रहे हैं ना, इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि उसके अंदर ये तरीका बताया जाता है कि 3 महीने से ज्यादा हम किसी को कैसे डिटेन कर सकते हैं without obtaining a opinion of advisory board in accordance with provisions of subclause A of clause 4, कि बिना एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लिए हम कैसे किसी को 3 महीने से ज्यादा डिटेन कर सकते हैं। तो एक तरीके से एक्सेप्शन आ गई आपकी है, जो हमने 4 में पढ़ा ना, 4 की एक्सेप्शन ये हो गई, 5 की एक्सेप्शन 6 के अंदर आ गई। देन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ विच एनी पर्सन may in any class or classes of cases be detained under any law for providing preventive detention and द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द एडवाइजरी बोर्ड इन इंक्वायरी। और साथ ही साथ लॉ के थ्रू ना ये भी बताया जा सकता है कि ये जो एडवाइजरी बोर्ड बनेगी ना 4A के अंदर, वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी इंक्वायरी करने के लिए सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 4 के अंदर, कि किस तरीके से वो इंक्वायरी करेगी, किस तरीके से वो देखेगी कि किसी को हमें कितने टाइम के लिए डिटेन करना है या नहीं करना, 3 महीने से ज्यादा कब एक्सटेंड करना है, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वो भी लॉ के थ्रू ही बता दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बताई। अब देखो ये जो इसको कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, ये जो इसको ग्राउंड्स बता रहे हैं, ये ग्राउंड्स का एक तरीका होता है कि आप ये नहीं कि आप ऐसे व्यक्ति को बता रहे हो, जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है उसको इंग्लिश नहीं आती और आपने उसको ग्राउंड्स बता दिए इंग्लिश के अंदर, तो फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा कि आपने उसके साथ कम्युनिकेट किया। आपको उसको कम्युनिकेट करना है उस लैंग्वेज के अंदर जो लैंग्वेज उसको समझ आती है, जिस लैंग्वेज के अंदर वो समझ पाएगा कि मेरे को क्यों आप डिटेन कर रहे हो। आप ऐसी लैंग्वेज के अंदर उसको नहीं बताओगे जो उसको समझ ही ना आए। तो इसका आपको एक केस भी देखने को मिल जाएगा जहाँ पे सेम फैक्ट से जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यही चीज बोली थी कि अगर आप ये नहीं करोगे तो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला आर्टिकल है इसको सफिशिएंट नहीं माना जाएगा कि आपने कंप्लाई किया है आर्टिकल 22 को। तो ये केस है क्यूबिक दारूज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में लिख देता हूँ, KUBICDARUZ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1990 का केस है। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। सर एक बार ही रिपीट करना, क्यूबिक क्यूबिक दारूज DARUZ। और ये जो आर्टिकल 22 है ना, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है कि आप बोलो कि इसी के थ्रू हम पूरा प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लेंगे, पूरा कंप्लीट नहीं है। जब वो पुराने वाला केस था ना, AK गोपालन वाला केस जो हम देखते थे, उस तक तो हम बोलते थे कि हाँ ये कंप्लीट है, लेकिन जब मेनका गांधी केस आया था ना, तो फिर उसने बोला था कि हाँ ये जो है कंप्लीट नहीं है। और इसके बाद ये भी बोला था कि आपको सिर्फ एलोन में ना आर्टिकल 22 को नहीं देखना, आपको साथ में जो आर्टिकल 21 पढ़ते हैं उसको भी देखना है। और अगर आप आर्टिकल 21 पढ़ रहे हो, उसी केस में बोला था, तो आपको आर्टिकल 14 और 19 को भी नहीं छोड़ना। तो यानी कि जब आर्टिकल 22 को हम देख रहे हैं ना, तो हमें आर्टिकल 21, 14 और 19 को भी वायलेट नहीं होने देना। मेनका गांधी केस के बाद, उससे पहले ये चीज नहीं थी। उससे पहले हम आर्टिकल 22 को भी अलग पढ़ते थे, हमें 19 और 14 से कोई फर्क नहीं रहता था, और आर्टिकल 21 को भी हम अलग पढ़ते थे, हमें कोई फर्क नहीं रहता था। लेकिन मेनका गांधी केस के बाद हम ये देखते हैं कि कहीं हमारा आर्टिकल 14 या 19 भी तो साथ में वायलेट नहीं हो रहा इन दोनों आर्टिकल की वजह से। तो इनको अलग से नहीं पढ़ा जाता, इनको साथ में पढ़ा जाता है सारे आर्टिकल्स को। तो ये अपने आप में एलोन में एग्जिस्ट नहीं करता। ये चीज है पूरी आर्टिकल 22 के बारे में। कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ आया तो बोलो, फिर हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ेंगे। सर क्लियर है। ठीक है, इसके अंदर भी ज्यादा केस नहीं है, एक दो केसेस आएंगे आर्टिकल 23, 24 के अंदर।
आज हम आर्टिकल 23 24 करेंगे, बस 24 तक मैक्सिमम करेंगे। एक दो ही केसेस आते हैं। सबसे पहले बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर्स। तो अब आपको ट्रैफिकिंग तो पता है, ट्रैफिकिंग क्या होती है, ह्यूमन बींग्स की क्या होती है ट्रैफिकिंग? सर इलीगल एक्टिविटीज के लिए। ट्रैफिकिंग का मतलब इलीगल एक्टिविटीज। सब जब एलिगेन जब बाय मैन ऑफ वुमेन होता है सर, मैन और वुमेन। सर हाँ जब कि हम, ह्यूमंस को बेसिकली बेच देते हैं हम। हाँ बेचना और खरीदना जो होता है ना उसको हम ट्रैफिकिंग बोलते हैं ह्यूमन बींग की। जैसे सामान जिसे हम बेचते हैं ऐसे ही हम ह्यूमन बींग्स को बेचते हैं, तो उसको हम ट्रैफिकिंग करना बोल देते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया कि इस चीज़ को नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 23 इस चीज़ के लिए मना करता है कि ह्यूमन बींग्स की हमें ट्रैफिकिंग नहीं करनी। और जब हम इसके साथ आर्टिकल 35 भी पढ़ते हैं ना, जो हमें डीपीएसपी के अंदर दे रखा है, तो वहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट्स है उनको ये बोला गया है कि वो इसके लिए लॉ बनाएंगी कि ये चीज़ उनकी जो कंट्री है उसके अंदर ये प्रोहिबिट हो, ये चीज़ फॉलो ना हो। तो इसके चलते हमारे पार्लियामेंट ने एक एक्ट भी बना रखा है जिसका नाम है सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956, जो कि अब द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के नाम से जाना जाता है। लिख लो इसका नाम, पूछ सकता है आपसे। पहले इसका नाम था सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956, और अब इसका नाम है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। सर एक बार रिपीट कर दो। पहले इसका नाम था सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन्स एंड गर्ल्स एक्ट 1956, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956। अब इसका नाम है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। ठीक है। अब जो आर्टिकल 23 है ना, ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही एप्लीकेबल नहीं है। जैसे हम आप पीछे आर्टिकल देख रहे थे कि ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट एप्लीकेबल है, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्टेट की। ये जो हमारा आर्टिकल 23 है ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के या प्राइवेट सिटीजन्स के अगेंस्ट भी एप्लीकेबल है। यानी कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन भी ये चीज़ कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी हम ये राइट ले सकते हैं। हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमारे साथ कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करेगा या हमारे साथ कोई भी फोर्स लेबर का काम नहीं करेगा। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है, चाहे हम स्टेट के अगेंस्ट मांगे चाहे किसी प्राइवेट सिटीजन के अगेंस्ट मांगे, हम दोनों के अगेंस्ट मांग सकते हैं। तो एक तरीके से जो हमारी सोसाइटी के अंदर ईविल है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इसको खत्म करने के लिए इसको हमने बनाया था। और ये दोनों के लिए दोनों के पास अवेलेबल होता है, चाहे सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, दोनों को ये मिलता है इसका राइट आर्टिकल 23 का। तो हमारी कंट्री में अगर कोई बाहर का भी आता है और वो सिटीजन नहीं है, उसको सिटीजनशिप नहीं मिली, तो भी उसके पास ये राइट है कि उसके साथ ये काम ना हो, इमोरल ट्रैफिकिंग ना हो या फोर्स लेबर का काम उससे ना कराया जाए। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार। अब बेगार जानते हो क्या होता है? यस और नो? नो सर। सर सर बिना क्या भिखारी बेगर? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं। बिना पैसे दिए काम कराना। हाँ उसको बोलते हैं बेगार। तो इसके अंदर क्या होता है, ये भी एक तरीके की फोर्स लेबर होगी। अब देखो किसी की कंडीशन खराब है, जिसके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है, आप उसे बोलोगे कि भाई सस्ते में काम कर ले, वो कर लेगा, उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसको करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करना हमें यहाँ पे बताया गया कि बेगार जो है वो भी हम यहाँ पे नहीं करेंगे, उसके लिए भी हमें मना किया गया। तो एक तरीके की ये भी फोर्स लेबर ही होती है जहाँ पे हम इनवॉलेंटरली वर्क करवाते हैं उसको, पैसे बिना दिए, पैसे ही नहीं दे रहे, 2 रुपये ले ले 3 रुपये ले ले। अभी इसका इस तरीके का भी आपको एक केस भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम उससे काम कराते हैं, तो ये चीज़ के लिए मना किया गया, उसको प्रोहिबिट करने के लिए बोला गया, या अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। तो उस तरीके की कोई भी फोर्स लेबर है तो उस सबको मना कर रहा है कि इस तरीके की आप कोई भी चीज नहीं करोगे, आर प्रोहिबिटेड, एंड एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शेल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना देगी, और अगर आप ये करोगे तो आपको उस लॉ के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। तो हमारी पार्लियामेंट को पावर दी गई है, जैसे कि इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट बनाया है, इसी तरीके से वर्कमैन के लिए एक्ट बनाया गया है। तो अगर आप उसके हिसाब से काम नहीं करते तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई। तो इसका जो सबसे पहला केस आपको देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है? पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
इसको हम एशियाड प्रोजेक्ट केस के नाम से भी जानते हैं, मतलब फेमस नाम है इसका एशियाड प्रोजेक्ट केस। तो इसके अंदर जो हमारा उस वक्त का लॉ जो था, जब भी आया था केस, लाइक ये 1982 का है, तो उसके अंदर ना जो हमें मिनिमम वेजेस प्रिस्क्राइब कर रखी थी लॉ के हिसाब से, उससे भी बहुत कम मिनिमम वेजेस मिलती थी। तो इस चीज़ के लिए मना किया गया था कि ये जो आप मिनिमम वेजेस दे रहे हो ये आप गलत दे रहे हो, ये हमारे आर्टिकल 23 का वायलेशन है, और यहाँ पे आप उसको जो भी मिनिमम वेजेस बनती है वो उन लोगों को पे करो। तो ये चीज़ इस केस के अंदर हुई थी। ठीक है, मतलब बेसिकली यही वाला एक फेमस केस है जो इस आर्टिकल के अंदर आता है, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर अभी थोड़ी बहुत और चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि चाइल्ड के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी इसके अंदर। ऐसी एक और केस है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका नाम है खासन थंगकुल वर्सेस स्मृति सहेली। मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, पब्लिक वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला नहीं है। कहासन थंगकुल वर्सेस स्मृति सहेली, SIMRITI सहेली। ठीक है, ये हमारा केस है 1961 का। इसके अंदर क्या होता था, एक ना कस्टम था, मतलब ये गांव का केस है, उसके अंदर ना एक कस्टम था जिसके अंदर जो भी उस गांव में जितने भी लोग रहते थे ना, उनको क्या करना पड़ता था, एक दिन ना, मतलब हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन, जो भी कस्टम के हिसाब से जो हेडमैन था ना विलेज का, उसके लिए फ्री में काम करना पड़ता था, फ्री लेबर देनी पड़ती थी उसको। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि हमारे आर्टिकल 23 क्लॉज 1 को वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और जो कि हमें बोलता है कि साफ साफ कि बेकार नहीं करना। तो बेकार में वही होता है कि हम बिना पैसे दिए काम करा रहे हैं, बिल्कुल पैसे ही नहीं दे रहे उसको काम कराने के लिए। तो इसलिए हमारे आर्टिकल 23 क्लॉज 1 को वायलेट करता है, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये चीज़ आपको नहीं करनी। तो ये चीज़ पर्टिकुलरली इस केस के अंदर हुआ था। लेकिन ना यहाँ पे जो आपका ये वाला आता है क्लॉज 2, इसके अंदर इसने बोला कि इस कारण से, ये जो क्लॉज 1 है ना, इसके कारण से नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट स्टेट, लेकिन ये चीज स्टेट को प्रिवेंट नहीं करती फॉर इम्पोजिंग कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पसेस की। अगर वो आपको पब्लिक पर्पसेस के लिए कंपलसरी सर्विस करने के लिए बोल रही है, तो फिर आप आर्टिकल 23 क्लॉज 1 का सहारा नहीं ले सकते। जैसे कि मान लो कि कोई वॉर की सिचुएशन आ गई, उस वक्त क्या है कि आपको बोल रहे हैं कि अब हर घर से जो है बंदा आर्मी में जाएगा, या फिर जनरली बोल रहे हैं कि आर्मी में हर फैमिली से किसी ना किसी व्यक्ति को 2 साल सर्व करने होंगे, जैसे बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता भी है। लेकिन इंडिया में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट बोलेगी तो आप उस चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि आर्टिकल 23 क्लॉज 1 का वायलेशन हो रहा है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपको फोर्स कर सकती है कंपल्सरीली कि आप पब्लिक पर्पसेस के लिए ये सर्विसेज करो, एंड इम्पोजिंग सच सर्विस द स्टेट शैल नॉट मेक एनी। लेकिन जब वो आपके ऊपर ये सर्विसेज इम्पोज कर रही होगी ना पब्लिक पर्पसेस के लिए कि आपको ये करनी है, तो आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन, रेस, कास्ट या क्लास ऑफ किसी भी बेसिस पे, कि सिर्फ जो लोअर रिलीजन के लोग हैं वही वॉर के टाइम पे वॉर में जाएंगे, या जो इस कास्ट के लोग हैं या इस रेस के लोग हैं या इस क्लास के लोग हैं वही जाएंगे। इस तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सबको इक्वली वहां पे भेजा जाएगा। अगर इस तरीके की सिचुएशन होगी जहां पे भी गवर्नमेंट को लगता है कि कोई कंपलसरी सर्विसेज की जरूरत है पब्लिक पर्पसेस के लिए, तो वहां पे आपसे वो कंपलसरी ली जाएगी। तो आर्टिकल 23 के अंदर मेनली यही आते हैं। एक पीपल्स वाला केस आता है, और यही पीपल वाला केस जो है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वाला आर्टिकल 24 में भी केस आता है। तो आर्टिकल 23 में कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। नलिन, शशिकला, वासवी, समझ आया? नो Yes, सर। sir. हाँ जी सर। ठीक है। फिर आर्टिकल 24 के अंदर बोला हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, कि जो चिल्ड्रन हैं उनको हम फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर एम्प्लॉय नहीं करेंगे। तो नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, कि अगर कोई भी बच्चा जो है 14 साल से कम का है, उसको कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, किसी भी फैक्ट्री के अंदर, माइन के अंदर, या कोई भी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट हो किसी भी तरीके की। अब सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, तो किसी भी तरीके की हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट हो वहाँ पे हम बच्चों को नहीं रखेंगे। तो ये वाला जो केस है ना, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया कि वहाँ पे भी बच्चों को एम्प्लॉय नहीं करोगे, वो भी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है वहाँ पे बच्चों को रखा जाता था कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर, तो उसके अंदर आप नहीं करोगे। तो इसके लिए बहुत सारे आपको एक्ट देखने को मिलेंगे, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, बहुत सारे एक्ट हैं जिसके अंदर ये चीज़ें रोकी जाती हैं कि बच्चों को एम्प्लॉयमेंट में ना लगाया जाए, जो खतरनाक चीज़ है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब जैसे मान लो कोई काम
खतरनाक नहीं है, जहाँ पे कोई हजार्डियस चीज नहीं है, तो वहां पे फिर जो बच्चे हैं अगर 14 से नीचे के भी हैं, कोई इनोसेंट वर्क है, हार्मलेस वर्क है, कोई इस तरीके का काम है, तो वहां पे फिर आप उनको लगा सकते हो, उस चीज के लिए कोई मना नहीं किया गया। बस ये चीज है हमारी आर्टिकल 24 के अंदर, और कुछ भी नहीं है आर्टिकल 24 के अंदर। एमसी मेहता वाला केस भी आ जाता है, लेकिन वो भी कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। बस यही है आर्टिकल 24 में। फिर हमारा आर्टिकल 25 आता है, तो मैं सोच रहा हूँ आज नहीं सर फिर चाइल्ड लेबर नहीं हो जाएगा? अगर लगा सकते हैं तो फिर चाइल्ड लेबर आ जाएगा। नहीं, इसने देखो इसके अंदर बोला है ना, फैक्ट्री, माइन या हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर कोई ऐसा काम है जो कि बिल्कुल इनोसेंट है, हार्मलेस वर्क है, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए प्रोहिबिट नहीं कर रहा। अगर किसी लॉ ने मना किया तो उसके हिसाब से आप मना कर लो, लेकिन फिर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। और जैसे कि आप देखते हो बहुत सारे बच्चे नहीं होते, अब मूवीज में आ जाते हैं या ऐसे काम में आ जाते हैं जो कि अपने आप में इनोसेंट है, जो हार्मलेस है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या दिक्कत हो रही है? आप कोई बच्चा मूवी में काम कर रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगी। या आप ऐसे काम पे रख लो जो हार्मलेस है, तो वहां पे उस चीज के लिए मना नहीं किया गया। सर जो अभी मेरे घर के पास ना एक शॉप है, हम्म उधर एक बच्चा काम करता था, मतलब वही सामान वामान उठाने का। हम्म तो मेरे घर के नीचे से किसी ने कंप्लेन की, तो पुलिस उन लोगों को उठा के लेके गई थी कि आप ऐसे चाइल्ड लेबर नहीं कर सकते हो। पर्टिकुलर फिर एक्ट होगा उसके लिए, मेरे को उसका वो नहीं है कि क्या है। और फिर वो इसी के अंदर आ रहा होगा ना, हजार्डियस के अंदर आ रहा होगा, आप उससे सामान उठवा रहे हो, सब कर रहे हो, उसको पढ़ने नहीं दे रहे, ये सब चीजें कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो उन चीजों के हिसाब से होगा। लेकिन यहाँ पे उसका वायलेशन नहीं हो रहा आर्टिकल 24 का। अगर वो हार्मलेस वर्क है, इनोसेंट वर्क है, तो फिर उसका वायलेशन नहीं माना जाता। ठीक है सर। तो इसके बाद हमारा आर्टिकल 25 आता है, तो इसको हम कल ही करते हैं, फ्रीडम ऑफ कंसाइज फ्री प्रोफेशन। यहाँ से मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएंगे, अब हमारे टाइम नहीं लेंगे जितना उनके अंदर टाइम लगा था ना, जल्दी जल्दी आर्टिकल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसके अंदर करते हैं, मैं 2 मिनट रुक जाओ, मैं लिंक शेयर कर लेता हूँ, फिर हम थोड़ी सी जीके कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे।